नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, अब हम मॉर्निंग सुबह में रोज़ 6 बजे आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, केंद्र लेवल का हो या राज्य लेवल का हो, हर पेपर में जीएस आना ज़रूरी है। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। बाकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, सभी चीज़ आपको अच्छे से बता के चलूँगा। 10 नंबर का टेस्ट है, और जिस भी बच्चे को 1 साल से अधिक हो गया पढ़ते पढ़ते, 1 साल से अधिक समय, तो उसका 10 में से 10 ही स्कोर बनना चाहिए, तभी आप पास हैं। जिनके अभी हाल ही में शुरुआत है तो उन्हें 10 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं। पूरे नंबर मिलेगा, बाद में कमेंट बॉक्स करना है ईमानदारी के साथ आपके कितने नंबर बने। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, या इतिहास का पिता कौन है? तो देखिएगा, इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं बच्चों चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, चाणक्य जी अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए, चाणक्य जी की हम बात करें तो इनका नाम आपको कौटिल्य भी मिलेगा देखने को, विष्णुगुप्त भी मिलेगा। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बिठाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो चाणक्य जी ने ही किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है एडम स्मिथ को। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी उसका संबंध है राजनीति से, और जो अभी हम अर्थशास्त्र पुस्तक पढ़ते हैं उसका संबंध है धन से। देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ इस पुस्तक को लिखने के बारे में, क्या इसका रीजन था। आप सभी को पता है, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया तो उनके प्रधानमंत्री चाणक्य जी बने थे, और उनका साम्राज्य जो भी चलता था चंद्रगुप्त मौर्य जी का, तो उसका कैसे चलाना है, क्या करना है, सारी जानकारियाँ चाणक्य जी दिया करते थे। लेकिन चाणक्य जी ने सोचा कि कल को मुझे मरना है, जाहिर सी बात है, जो आया है वो जाएगा। तो जब मैं मर जाऊंगा तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो इनके आने वाले राजा हैं, उनको बागडोर शासन की चलाने के बारे में कौन बताएगा। तो इन्होंने सारे राजनीतिक गुणों को इस पुस्तक में लिख दिया, और जो भी नया राजा बनता था वो इस पुस्तक को पढ़ता था और अपने साम्राज्य को चलाता था। तो इसी कारण मगध का सबसे महानतम मनस्वी मौर्य वंश निकल कर आया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य द्वारा लिखित थी उसका संबंध किससे था, तो राजनीति से था। ये फैक्ट आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जितने मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से आपको देखिएगा। संगीत का वेद कहा जाता है किसको? तो देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो संगीत का वेद कहा जाता है हमारा सामवेद को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, संगीत का वेद क्या है? सामवेद है। सामवेद की हम बात करें बच्चों तो सारे गामा पाधे ने, सारे जो 7 सुर हैं संगीत के, उनका उल्लेख सामवेद में है। अथर्ववेद की हम बात करें बच्चों तो जादू टोने का जो उल्लेख है, जादू टोना प्रेम वशीकरण, इनका उल्लेख है आपका अथर्ववेद में। अगर हम बात करें यजुर्वेद में तो बच्चों अगर हम बात करें जो युद्ध की कला है, उस युद्ध कला का उल्लेख जो मिलता है वो हमें यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों ये ऋग्वेद की हम बात करें तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बाकी देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो हम मंत्र का उल्लेख करते हैं, उन सब का जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। बाकी आपको एक क्वेश्चन मुझे बता देना है कि किस युद्ध या किस वेद जो है, कौन सा वेद हमारा गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। चलेगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो देखिए, केंद्रीय नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं बच्चों वो होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों नीति आयोग के बारे में तो सभी को पता होगा 2015 में नीति आयोग की स्थापना की थी। पहले योजना आयोग थी, उसको खत्म करके नीति आयोग बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा में अधिकतम सीटें होती हैं। तो बच्चों, लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं वो हो सकती है 552। ऑप्शन सी हमारा सही है। वर्तमान में है लोकसभा में 545 सीट, राज्यसभा में वर्तमान में सीटें हैं 245, और राज्यसभा में अधिकतम हो सकती है बच्चों 250। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद आपको करके चलने हैं। वर्तमान में 545 सीटें लोकसभा में, अधिकतम हो सकती है 552। राज्यसभा में वर्तमान में 245 और अधिकतम हो सकती है 250। और आपको याद करके चलना है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगर ऐसे आ जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं लिंगानुपात होता क्या है, जिन हमारे नए बच्चों को नहीं पता है। तो लिंगानुपात होता है किसी भी क्षेत्र में 1000 महिलाओं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकालते हैं लिंगानुपात में, और भारत का जो लिंगानुपात है वह है बच्चों 943। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारत का जो लिंगानुपात है बच्चों 943, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात है बच्चों हमारा केरला का, ये आपको याद करके चलना है। और सबसे कम लिंगानुपात है बच्चों हमारा हरियाणा का, ये भी आपको याद करके चल लेना है। थोड़े से फैक्टर बता दूं, बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर हम थोड़ा डीप अगर इन क्वेश्चनों को लेके जाएं। देखिए, अगर हम बात करें हमारे देश में एससी लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वह है बच्चों 945, ये आपको याद करके चलना है। और जो एसटी होते हैं, अनुसूचित जनजाति, इनका जो लिंगानुपात है वह है बच्चों 990, ये भी आपको याद करके चल लेना है। एक और थोड़ा सा फैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, जो हमारे जो देश है उसमें बाल लिंगानुपात मैं कई बार बता चुका हूँ, 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिंगानुपात को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। और हमारे देश का जो बाल लिंगानुपात है बच्चों वो है 890। ये सारे फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप याद करके कर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिएगा, तो आप सभी को पता होगा दुनिया में 7 महाद्वीप है, और सबसे जो छोटा महाद्वीप है बच्चों वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आएगा तो वो आएगा आपका क्षेत्रफल में एशिया, और जनसंख्या में भी एशिया आएगा। सर्वाधिक अगर देशों वाला महाद्वीप हम बात करें तो बच्चों वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी कब होती है। तो आपने नाम सुना होगा उपसौर और अपसौर वाला। जब पृथ्वी सबसे निकट होगी तो उसे उपसौर कहा जाएगा, जो घटना 3 जनवरी को घटती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे कहा जाता है अपसौर। तो अपसौर की जो स्थिति बनती है बच्चों वो बनती है 4 जुलाई को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 4 जुलाई, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को। ये आपका निकट कहने को निकट है, लेकिन 14 करोड़ से भी अधिक दूरी होती है इस तिथि में भी। लेकिन हर समय के मुकाबले सबसे कम दूरी बनती है 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के मध्य, जो लगभग 14 करोड़ होती है। और सबसे अधिक दूरी जो होती है वो होती है 4 जुलाई को, जो 15 करोड़ से भी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में, हम गलती करते हैं। देखिएगा बच्चों, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह है हमारा त्वचा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और उसके बाद हम बात करें बच्चों, मानव शरीर का अगर हम अंतः मालूम कर ले कि मानव के आंतरिक शरीर का, आंतरिक बॉडी का, शरीर के अंदर की संरचना का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है, तो बच्चों वो होता है हमारा यकृत। ऑप्शन बी सही है। इस तरीके से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग मालूम कर लेगा तो वो स्किन यानी कि त्वचा। उसके बाद मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका हृदय। ये आप सभी को पता होगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की यानी कि जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी यानी कि कान की हड्डी। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको उम्मीद है याद जरूर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बने। सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे वो तो बच्चों मोरारजी देसाई जी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा डी है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद ही हम बात करें, देखिएगा मोरारजी देसाई जी के बारे में। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ये जनता पार्टी से आए थे, और भारत में रोलिंग प्लान को भी ये लेकर आए थे। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान भी इनको मिल चुका है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। उसके बाद हम बात करें, देखिएगा सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने थे भारत के वो बने थे राजीव गांधी जी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया था तो वो है नरेंद्र मोदी जी। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए वो है चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद हम बात करें भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे और उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया था 5 वर्ष का, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। मोरारजी देसाई समय अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर चुके थे, इनको पहले ही हटा दिया गया था इनके कार्यकाल से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। कुछ मैं क्वेश्चन आज लेकर आऊँ, लेवल में बहुत हाई स्कोर लेकर जाऊँगा। फिलहाल अभी देखना है कि आपका कितना अच्छा आप स्कोर कर रहे हैं। सभी कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतने, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो से। फिलहाल के लिए धन्यवाद।